उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून की शाम को वहां पर बहुत ही ज्यादा भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसकी चपेट में 3 ट्रेनें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले हावड़ा कोरोमंडल चेन्नई एक्सप्रेस की सबसे पहले एक मालगाड़ी से टक्कर हुई। इसके बाद पटरी से उतरे डिब्बों से दूसरी ओर से आ रही यशवंतपुर सुपरफास्ट हावड़ा टकरा गई। यह हादसा बालासोर महानगर वाजा स्टेशन के पास हुआ। रेलवे के मुताबिक इस घटना से मरने वालों की संख्या 238 हो गई है। इस आंकड़े की बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। वहीं कम से कम 900 से ज्यादा लोग घायल पड़े हैं। The last figure the district collector had confirmed to me is about 238, and some people said 270, some channels said 288, and I just got a call from Delhi-based journalist who says it is 300 plus. I said at least I don't have the information, so confirmed is 238, and thereafter if there are any additions that will let you know in some time. इसी बीच रेल मंत्री अजनबी वैष्णवी दुर्घटना स्थल पहुंचे और बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके काफी गहरा दुख जताया था और उन्होंने परिजनों की मौत की स्थिति में उन्होंने 10-10 लाख देने की घोषणा की है। इससे पहले गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और हल्की चोट लगने वालों को 50,000 देने का मुआवजा की घोषणा की गई है। अब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? भुवनेश्वर के एक पत्रकार ने बताया है कि ये एक्सीडेंट 3 रेलगाड़ियों के टकराने की वजह से एक्सीडेंट ये हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी अविनाश शर्मा ने सुब्रत कुमार को बताया, पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ये गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकराई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इसी दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। ये हादसा शाम के करीब 7 बजे के आसपास हुआ है। दरअसल आपको बता दें, रेलवे की तरफ से एक ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि रेलवे की तरफ से एक अस्थायी हेल्पलाइन नंबर 04425354771 चालू किया गया है। जयराम खड़गपुर ने भी कहा है कि हावड़ा, खड़गपुर और बालासोर और शालीमार स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए गए हैं। रेल हादसे के बाद सत्ता से लेके विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने हादसे के बाद रेल मंत्री से इस्तीफे के लिए बात की है। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद ऐसा मौत का तांडव मचा कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा जिंदगियां काल के काल में समा गईं। और वहीं 200 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और वहीं अभी भी लोग बोखियों के नीचे फंसे हैं। और आपको बता दें, जिन्हें निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्राइमा फेसी क्या आपको वहां से खबर आ रही है? किस तरह का स्पॉट है और कितनी क्या समस्याएं आ रही है आप लोग को, जिस तरह से इतना भयंकर जो है? इतना बड़ा हादसा शायद, जैसा मैं देख रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफी कोचेज आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं और उनको काट के
अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो, उतनी तरतीब से और उतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं, ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की 9 टीमें वहां पर तैनात हैं। घटना के सवा घंटे पहले ही पहली टीम वहां पर पहुंच गई थी और लगातार लोगों को बोगियों से निकालने की कोशिश की जा रही है। Status is that rescue efforts are still going on. 7 NDRF teams, 5 ODRAF teams, 24 fire services team in the meanwhile are operating in the accident site. There are 2 bogies which are causing problem. They have been basically rammed into each other, so that is taking lot of time. And railway board chairman was also there in the morning, so all of them discussed, and it was decided to be extremely careful in cutting those bogies. और वहाँ पर भारतीय सेना को भारत के नागरिकों की सेवा और उनके इलाज के लिए तैनात किया गया है। एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और मौके पर इंजीनियर टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। उड़ीसा के वालासोर वहनाका बाजार स्टेशन के सामने आमने सामने से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। पटरी पर एक के बाद एक ट्रेन टकराती चली गई और ये बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और ये भी बताया जा रहा है कि इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इस खबर के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई तो इसमें लोगों का दिल झकझोर के रख दिया। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ट्रेन पटरियों पर बिखर गई, यहाँ तक कि तो एक मालगाड़ी पर ट्रेन का इंजन ही चढ़ गया। इस हादसे के बाद में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वो अपनों की तलाश कर रहे हैं और जगह पे उन्हें ढूंढ रहे हैं। और आपको बता दें वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। चश्मदीनों का कहना है कि पहले कोरोमंडल और मालगाड़ी की टकराने की खबर आई थी और इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस भी टकरा गई। इसके बाद ट्रेन के डिब्बे ही पलट गए। इसके बाद फिर कई यात्री उसके नीचे भी आ गए और इस हादसे में कई लोगों के हाथ भी कट गए और कई लोगों के पैर भी कट गए। इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10 लाख का मुआवजा देने के लिए भी ऐलान किया है सरकार ने और इसके साथ ही पीएम राहत कोष से भी 2 लाख रुपए देने की मांग की है। पर पूरा फोकस इस बात पर है कि किस तरह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, सुविधाएं वो घायलों को मिल सके। दूसरा, इस पूरे एपिसोड के अंदर या फिर कोई भी ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, डिजास्टर्स जब भी हिट करते हैं, उस पर कई बार कंट्रोल नहीं होता, कई बार कंट्रोल होता है। तो ऐसे में फोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया जा सके और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को बेटर किया जा सके। हमने लगातार रात से ही देखा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और अफवाहों का दौर गर्म ना हो, अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इसलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कम्युनिकेशन लाइंस जो भी है, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर जिनको एक्टिवेट किया गया है, उनको बाकायदा सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से उसको बताया जा रहा है ताकि जो रिलेटिव्स हैं उस पर जानकारी प्राप्त कर सकें। होता यह है कि डेथ टोल का आंकड़ा कई बार सोशल मीडिया पे अलग अलग आ रहा होता है। इससे कई जो परिजन होते हैं, आप उनकी हालत देखिए क्या होती होगी, जिनका जो परिजन है, रिलेटिव्स हैं उस ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि उस डेथ टोल का आंकड़ा जो बढ़ता है तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो ऐसे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार दी जा रही है जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। लोकल लेवल पर भी आप पाएंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन को करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो घायल है जहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, उनका नाम पता बाकायदा लिखा हुआ हो और इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि कैसे अस्पताल में जहाँ पर है उसके एक तरह से डेटाबेस मौजूद हो। तो एक तरह से इन तमाम चीजों पर फोकस रखा जा रहा है, बारीकियों पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बेटर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हुए हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर वो जो घायल हुए हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, महिलाओं से बात की है, जो बुजुर्ग वहाँ पर है उनसे बातचीत की है और जो तमाम जो घायल और लोग हैं उनसे भी बातचीत की और इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ। एक तरफ एक पहलू तो उनको बताया गया जब उनको ब्रीफ दी गई है ग्राउंड जीरो पर जहां पर वो मौजूद थे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में आकर के उन लोगों से भी एक तरह से इनपुट ले रहे हैं जो कि घायल हैं, उनसे भी समझ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था जब ये एक्सीडेंट हुआ था और आप जब यहाँ पे अस्पताल में आए हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपको यहाँ पर हॉस्पिटल ने एड्रेस किया है। इन तमाम चीजों के एक तरह से इनपुट यहाँ पर इन लोगों से लेते हुए जो कि घायल यहाँ पर हॉस्पिटल में इनको पहुंचाया गया है। और जाहिर सी बात है इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ऑफ कोर्स रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट सेंटर के बीच में। और इस समय पर
जो घायल हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, उस बात पर पूरा फोकस है। लेकिन इस तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह क्या रही, ये एक बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है इसमें जो हाई लेवल कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें देखना होगा कि आखिरकार ये मैकेनिकल एरर थी, टेक्निकल एरर थी या फिर इसमें एक ह्यूमन एरर का कोई फेस था। बिल्कुल, लोगों तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचे और उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो इसके लिए परेशानियां ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप उठाते हुए नजर आते हैं। और इस हादसे के बाद भी जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि इनके सुख दुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा साथ नजर आते हैं। बिल्कुल, और ये लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें कि गुजरात में जब ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट हुआ था, तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं। इससे पहले जब उड़ीसा वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन हिट किया था, इस तरह के जब डिजास्टर्स आए थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वहां पर पूरी सिचुएशन को समझते हैं, जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उन फैमिली से, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वर्किंग स्टाइल है कि वो यहाँ दिल्ली में बैठ करके प्रेजेंटेशंस ही नहीं देखते हैं या फिर ब्रीफ नहीं लेते हैं, लेकिन जो ब्रीफ उनको मिला है उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर के उसको देखते हैं, समझते हैं। और जाहिर सी बात है जो एक सेंसिटिव सिचुएशन इस समय पर हम लोग देख रहे हैं अपने सामने, जो ट्रैजिक इंसिडेंट जो हुआ है, वहां पर जो अल्टीमेट जो एक जिसको इम्पैक्ट होता है, जो एक आम आदमी होता है, आम जन होता है, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब देश की टॉप लीडरशिप जब ग्राउंड जीरो पर आपके साथ में खड़ी होती है, चाहे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हो जो कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में इस समय पर मौजूद हैं, उनको तो एक सपोर्ट, एक मोरल बूस्टर तो मिलता ही है कि वो वहां पर आए हैं और एक तरह से देश की टॉप लीडरशिप के सामने आप देखेंगे कि वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे, तो उनका तो मोरल बूस्ट होता ही होता है। लेकिन जो लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया या जिनके परिजन घायल हो गए हैं, उन लोग को काफी संबल प्रदान होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। एक इमोशनल सपोर्ट बहुत मायने रखती है ऐसे समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो समय होता है जिन लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया इस इंसिडेंट के अंदर। वहां पर अगर देश की टॉप लीडरशिप आपसे आके मिल रही है, आपसे बातचीत कर रही है, कि इमोशनल सपोर्ट आपको देने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बड़ी बात होती है, बड़ा जेस्चर होता है। फाइनेंशियल ठीक है अरुण, आपको रोकना चाहूंगा। अब बता दें अपने दर्शकों को कि बालासोर के अस्पताल में रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और उनका हालचाल जाना। वहीं घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है।
मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।